लास वेगास, नाम से ही नियॉन रोशनी, लग्जरी होटल, हाई एंड कसिनो और एक ऐसी जगह की छवि उभरती है जहां लोग सांसारिकता से बचने और अत्यधिक आनंद लेने के लिए आते हैं। लेकिन ये रेगिस्तानी नखलिस्तान कैसे बना और इसके निर्माण के पीछे की सच्चाई क्या है? एक ऐसी जगह जहां कुछ भी हो सकता था, भव्य होटल, ऊंचे दाव वाला जुआ और अंतहीन मनोरंजन, ये सब संगठित अपराध की अंधेरी छायादार दुनिया से उपजा है। यह पैसा, महत्वाकांक्षा और नियमों को मोड़ने या तोड़ने की इच्छा का एकदम सही तूफान था। समय के साथ शहर की अपनी आपराधिक छवि छोड़ दी और विश्व की मनोरंजन राजधानी के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन कुछ चमक दमक के पीछे आज भी उस काले इतिहास का कुछ हिस्सा सड़कों पर मौजूद है, वो असंभावित शहर जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज इस शहर की कुछ अनूठी विशेषताओं के बारे में पता लगाते हैं। नंबर 1, वो असंभावित शहर जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। नेवादा में मोजावे रेगिस्तान में स्थित लास वेगास एक ऐसा शहर है जो तर्क को खारिज करता है। पृथ्वी पर सबसे शुष्क, सबसे गर्म स्थानों में से निर्मित ये चमकदार रोशनी और नॉन स्टॉप कार्रवाई का एक अप्रत्याशित नखलिस्तान है। विश्व की मनोरंजन राजधानी के रूप में जाना जाता है। वह अपने असाधारण कसिनो, शानदार होटल, विश्व स्तरीय शो और 24/7 पार्टी माहौल के लिए प्रसिद्ध है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो दुनिया के सबसे बड़े तकनीकी कार्यक्रमों में से एक हर जनवरी में यहाँ पर होता है। ये कार्यक्रम लास वेगास को एक भविष्य के केंद्र में बदल देता है, जिसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो से लेकर रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कारें और सीधे विज्ञानफाई गैजेट जैसे अभूतपूर्व प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाता है। लास वेगास का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। ये प्रकृति के विरुद्ध सपनों, जोखिमों और अतिरेक पर बना हुआ शहर है। लेकिन सभी बाधाओं के बावजूद यह अपनी अवास्तविक, अविस्मरणीय ऊर्जा लाखों लोगों को मोहित करते हुए फलता फूलता रहा है। नंबर 2, लास वेगास बुलेवार्ड। यदि आप कभी लास वेगास गए हैं तो संभवतः आप प्रसिद्ध लास वेगास बुलेवार्ड, जिसे स्ट्रिप के नाम से भी जाना जाता है, वहां से गुजरे होंगे। ये सड़क यकीनन दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सड़कों में से एक है। ये लगभग 4.2 मील तक फैला हुआ है और ये दुनिया के सबसे बड़े होटलों, सबसे शानदार कसिनो और आपकी गिनती से कई अधिक नियन रोशनी का घर है। आज लास वेगास बुलेवार्ड अतिरेक का प्रतीक है, लेकिन ये शहर के जंगली इतिहास की भी याद दिलाता है। इसके कुछ स्थल सीधे आपराधिक अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। स्ट्रीप पर स्थित प्रसिद्ध कसिनो अक्सर भीड़ के लोगों से जुड़े होते हैं, जो उनका उपयोग धन शोधन और अवैध गतिविधियों के वित्त शोषण के लिए करते थे। स्ट्रीप अपनी चमकदार रोशनी और बिना रुके कार्रवाई के साथ इस काले सच को छुपाती है कि इसे कैसे बनाया गया था। नंबर 3, न घड़ी, न खिड़कियां और न सिरा। लास वेगास के लगभग किसी भी कसिनो में चले जाएं और आपको कुछ अजीब चीज दिखाई देगी। वहाँ कोई घड़ियां नहीं है, कोई खिड़कियां नहीं। ऐसा लगता है मानो समय को ही निलंबित कर दिया गया हो। आप सुबह कसिनो में प्रवेश कर सकते हैं और आप जब ऊपर देखेंगे तो आपको रात होने का एहसास भी नहीं होगा। ये कोई संयोग नहीं है। कसिनो को जानबूझकर इस तरह से डिजाइन किया गया है। वे आपको भटकाना चाहते हैं, आपको समय का ध्यान नहीं रखना चाहते ताकि आप खेलते रहें। खिड़कियों की अनुपस्थिति का मतलब है कि आपको पता नहीं है कि दिन का कौन सा समय है। घड़ियों की अनुपस्थिति का मतलब है कि आप ये नहीं देख सकते कि आप कितने समय से जुआ खेल रहे हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है और कैसीनो ने वर्षों से इसमें महारत हासिल कर ली है। नंबर 4, लॉटरी अमान्य है। अपनी जुआ संस्कृति के लिए मशहूर शहर में ये अजीब लग सकता है कि नेवादा में कोई राज्य संचालित लॉटरी नहीं है। अन्य राज्यों के विपरीत, जहां लॉटरी भाग्य आजमाने और बनाने का एक लोकप्रिय तरीका है, नेवादा ने एक प्रमुख कारण से इस विचार का विरोध किया है: कसिनो पर राज्य की निर्भरता। जब नेवादा में कसिनो उद्योग फलता फूलता है तो वह लॉटरी को बढ़ावा क्यों देगा? राज्य जुए से अरबों का कर राजस्व कमाता है और लॉटरी प्रणाली से प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित नहीं करना चाहता है, जो संभावित रूप से उन मुनाफों को छीन सकती है। ये दिलचस्प विडंबना है। जुए पर बना एक शहर जुए के ऐसे रूप को अपनाने से इनकार करता है
जो उसकी निचली रेखा को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 5, काला इतिहास। लास वेगास की चमकदार रोशनी अक्सर इसके इतिहास के अंधेरे अधिक भयावह पक्ष को छिपा देती है। शहर के विकास में माफिया की भागीदारी के दिनों से लेकर अपराध, व्यसन और शोषण से जुड़े अधिक मुद्दों तक लास वेगास का एक पक्ष है जिसकी चमकदार विज्ञापनों और ब्रोशरों में शायद ही कभी चर्चा की जाती है। लास वेगास के इतिहास का सबसे काला अध्याय माफिया के शासनकाल के दौरान आया। 1940 और 1950 के दशक में बक्सी सीगल और मेयर लेंस्की जैसे भीड़ मालिकों ने स्ट्रिप पर अधिकांश कसिनो को नियंत्रित किया। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग एक ऐसा शहर बनाने में किया जहां अपराध और भ्रष्टाचार जुआ और मनोरंजन की तरह ही आम थे। नंबर 6, लास वेगास का अतीत, माफिया। लास वेगास पर माफिया की पकड़ शहर के अतीत के सबसे स्थायी पहलुओं से एक है। ऐसा नहीं था कि माफिया ने कसिनो का निर्माण किया था, बल्कि उन्होंने शहर के विकास के लगभग हर पहलू को नियंत्रित किया था। माफिया ने लास वेगास को प्रलोभन के शहर के रूप में बदल दिया, एक ऐसी जगह जहां हर तरह की बुराई की जा सकती थी। बक्सी सीगल, फ्रैंक कोस्टलो और अन्य जैसे लोगों के कसिनो से होटल और मनोरंजन क्षेत्रों तक शहर के सबसे आकर्षक उद्योगों को नियंत्रित करने पर अपना प्रभाव डाला। उन्होंने अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हिंसा, जबरन वसूली और रिश्वतखोरी का इस्तेमाल करते हुए सख्ती से शासन किया। उदाहरण के लिए सीगल ने फ्लेमिंगो होटल और कसिनो के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके दृष्टिकोण ने लास वेगास को एक रेगिस्तानी शहर से एक ग्लैमरस रिसोर्ट शहर में बदल दिया। लेकिन माफिया के साथ उनका जुड़ाव अंततः 1947 में उनकी हिंसक मौत का कारण बन गया। नंबर 7, केनेडी और सिनात्रा। लास वेगास का इतिहास साजिश, शक्ति और सेलिब्रिटी की कहानियों से भरा पड़ा है। सबसे उल्लेखनीय फिर भी रहस्यमय संबंधों में से एक राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और प्रसिद्ध गायक फ्रैंक सिनात्रा के बीच का संबंध है। दोनों शख्सियतें हालांकि अलग अलग दुनिया से थी, 1960 के दशक के दौरान शहर के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। मनोरंजन उद्योग की एक प्रमुख हस्ती सिनात्रा ने न केवल एक प्रसिद्ध गायिका के रूप में जानी जाती थी, बल्कि माफिया सहित कुछ शक्तिशाली हस्तियों की करीबी दोस्त भी थी। सिनात्रा रेड पैक जैसे डकैतों से अपने संबंध के लिए जाना जाता था, जिसमें उनके अच्छे दोस्त और साथी मनोरंजनकर्ता डीन मार्टिन भी शामिल थे। इन रिश्ते पर सवाल खड़े हो गए, खासकर इसलिए क्योंकि सिनात्रा के संगठित अपराध के संबंध अच्छी तरह से प्रलेखित थे। ये अफवाह थी कि सिनात्रा के कसिनो विशेष रूप से सैंडर्स माफिया के पैसे से प्रभावित थे, जिनके संबंध मेयर लेंस्की और शिकागो आउटफिट जैसे कुख्यात हस्तियों से जुड़े हुए थे। लेकिन जो बात इस संबंध को और भी पेचीदा बनाती है वो ये है कि अटकलों की सिनात्रा के राष्ट्रपति कैनेडी के परिवार, विशेष रूप से दिवंगत राष्ट्रपति के छोटे भाई रॉबर्ट एफ कैनेडी, जो संगठित अपराध पर नकेल कसने के प्रबल समर्थक थे, उनके साथ घनिष्ठ संबंध थे। कहानी ये है कि सिनात्रा ने 1960 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कैनेडी को माफिया से समर्थन हासिल करने में मदद की थी। बदलने में कुछ लोगों का दावा है कि सिनात्रा को अनुग्रह की उम्मीद थी, विशेष रूप से उनकी वेगास संपत्तियों को FBI की जांच से मुक्त रखने की क्षमता। सिनात्रा और कैनेडी परिवार के बीच का बंधन बाद में राजनीति के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। JF के चुनाव के बाद भीड़ के आंकड़ों के साथ सिनात्रा के संबंधों ने उसे एक दायित्व में बदल दिया, और जैसे ही FBI ने संगठित अपराध पर नकेल कसी, सिनात्रा ने खुद को उन राजनीतिक और सामाजिक दोनों परिदृश्यों से अलग कर लिया जिन पर कभी उनका प्रभुत्व था। रेड पैक और कैनेडी प्रशासन का ग्लैमर उजागर होने लगा और अपने पीछे घोटाले और साजिश की छाया छोड़ गया। नंबर 8, सोना हर किसी के लिए नहीं है, गरीब वर्ग के लिए। जबकि लास वेगास को अक्सर भाग्य और विलासिता के शहर के रूप में चित्रित किया जाता है, इस रेगिस्तानी नखलिस्तान में आने वाला हर व्यक्ति धन लेकर नहीं आता। कई लोग जो शहर में अमीर बनने का सपना लेकर आते हैं, उनके लिए वास्तविकता बहुत अलग है। अमीर अभिजात वर्ग और उच्च रोलर्स अक्सर वे लोग होते हैं जो लास वेगास द्वारा प्रचारित किए जाने वाले
उच्च दाव वाले जुए और अधिकता से लाभान्वित होते हैं। लेकिन आगंतुकों और स्थानीय लोगों का विशाल बहुमत खुद को स्पेक्ट्रम के विपरीत छोड़ पर पाता है। लास वेगास के कामकाजी वर्ग के लिए शहर संघर्ष का स्थान हो सकता है। शहर में उपलब्ध अधिकांश नौकरियां सेवा उद्योग में हैं, जिनमें लंबे समय तक काम करना और कम वेतन मिलता है। कसिनो, होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वाले अक्सर वेतन दर वेतन जीते हैं। ऐसे ग्राहकों की सेवा करते हैं जिनके पास शहर की सारी संपत्ति और ग्लैमर है, लेकिन वे कभी कभी उस जीवन शैली के करीब नहीं पहुंच पाते। लास वेगास हमेशा से एक ऐसा स्थान रहा है जो भोग विलासिता चाहने वाले पर्यटकों की सेवा करता है। फिर भी इसमें ऐसे लोगों की एक बड़ी आबादी है जो दृश्य को बनाए रखने के लिए पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि अमीर और प्रसिद्ध लोग भव्य कैसीनो में जुआ खेलते हैं, भोजन करते हैं और पार्टी करते हैं। वही सामाजिक आर्थिक सीढ़ी के निचले पायदान पर रहने वाले लोग ऐसे शहर में गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं जहां रहने की लागत कभी कभी उन लोगों के सपनों जितनी बढ़ जाती है। धन और अधिकता के लिए शहर की प्रतिष्ठिता के बावजूद लास वेगास में आय असमानता स्पष्ट है। स्ट्रिप की समृद्धि और आसपास के इलाकों के गरीबों के बीच विरोधाभास एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि कई लोगों के लिए लास वेगास का सुनहरा सपना पहुंच से बाहर है। नंबर 9, भूमिगत सुरंगें। लास वेगास की चमकदार सतह के नीचे एक छिपी हुई दुनिया है जिसे बहुत कम पर्यटक देख पाते हैं। भूमिगत सुरंगें मूल रूप से उपयोगिताओं और रखरखाव के लिए बनाई गई ये सुरंगें शहर के कई बेघर आबादी के लिए अस्थायी घर बन गई है। जैसे जैसे शहर की संपत्ति और प्रमुखता बढ़ती गई, इसका भूमिगत बुनियादी ढांचा जो मूल रूप से व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया था, एक गहरी जरूरत को पूरा करने लगा। सुरंगें पट्टे के नीचे स्थित है और मीलों तक फैली हुई है, जो समाज के हाशिए पर धकेल दिए गए व्यक्तियों को आश्रय और समुदाय की भावना प्रदान करती है। ये सुरंगें अक्सर अस्थायी आवासों से भरी होती है, जहां बेघर लोग सापेक्षिक अस्पष्टता में रहते हैं, जो ऊपर पर्यटकों की नजर से छिपा होता है। भूमिगत दुनिया उस चकाचौंध और ग्लैमर से बिल्कुल अलग है जिसके लिए ये शहर जाना जाता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ जीवित रहना एक दैनिक संघर्ष है और जहाँ सतह पर दिखाई देने वाली संपत्ति की तुलना में गरीबी और कठिनाई अधिक प्रचलित है। ये लास वेगास का एक पक्ष है जिसे शायद ही कभी स्वीकार किया जाता है, लेकिन यह कई लोगों के लिए एक कठोर वास्तविकता है जिनके पास जाने के लिए कई और घर नहीं हैं। ये सुरंगें शहर के सबसे कमजोर आबादी के लिए अंतिम सहारा बन गई है। कई लोग बेघर होने, नशे की लत या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करने के बाद सुरंगों में प्रवेश करते हैं और कुछ के लिए ये एकमात्र जगह है जहां वे सड़कों की कठिन परिस्थितियों से बच सकते हैं। नंबर 10, वे सुरंग में क्यों रहते हैं? लोग दुनिया के सबसे जीवंत शहरों में से एक के नीचे इन अंधेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक सुरंगों में रहना पसंद क्यों करेंगे? उत्तर सरल और हृदय विदारक दोनों है। इन सुरंगों में रहने वाले कई लोगों के पास घूमने के लिए कोई और जगह नहीं है। लास वेगास में आवास की लागत हाल के वर्षों में आसमान छू गई है, जिससे ऐसे लोगों की आबादी बढ़ रही है जो रहने के लिए किराया या स्थिर जगह नहीं खरीद सकते हैं। भूमिगत सुरंगें आश्रय का एक रूप और कुछ मामले में समुदाय की भावना प्रदान करता है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, चाहे वो उनके घर हो, उनकी नौकरियां हो या उनके परिवार हो। सुरंगें ऊपर की सड़कों के खतरे से दूर सुरक्षा की भावना प्रदान करती है, जबकि सुरंगों में रहने की स्थिति आदर्श से बहुत दूर है। वे जमीन के ऊपर बेघर होने की कठोर वास्तविकताओं का एक विकल्प प्रदान करते हैं, जहां व्यक्तियों को अक्सर तत्वों या हिंसा से खतरा होता है। इसके अलावा शहर में सुरंगों का विशाल भूमिगत नेटवर्क कानून प्रवर्तन और सड़कों पर रहने वालों को अक्सर होने वाली कठोर जांच से भी सुरक्षा प्रदान करता है। एक ऐसे शहर में जो मनोरंजन और अधिकता पर पनपता है, सबसे कमजोर निवासियों का शहर की विशाल सड़कों के नीचे एक प्रकार का आश्रय मिल सकता है, भले ही वे अस्थायी हो। नंबर 11, भूमिगत रहने की स्थितियाँ। लास वेगास की भूमिगत सुरंगों में जीवन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, कठोर परिस्थितियाँ है।
कम वेंटिलेशन, साफ पानी तक न्यूनतम पहुंच और रोजगार या सामाजिक सेवाओं में सीमित अवसर है। सुरंगें जो कभी भी मानव निवास के लिए नहीं बनाई गई थी, अंधेरी, नम है और अक्सर कचरे और मलबे से भरी होती है। वहाँ रहने वालों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी संघर्षपूर्ण हो सकती है, जहाँ तंग है और गोपनीयता नगण्य। कुछ लोग जो कुछ भी पा सकते हैं उसके नाम पे चलाते हैं। कार्डबोर्ड, पुराने कंबल और जो भी अन्य सामग्री वे जुटा सकते हैं उससे अस्थायी आश्रय बनाते हैं। सुरंगों के कई निवासी जीवित रहने के लिए स्थानीय दानदाताओं या नेक इरादों वाले व्यक्तियों से मिलने वाली सहायता पर निर्भर है, लेकिन भोजन और संसाधनों तक पहुंच असंगत है। फिर भी अपनी सारी गंभीरता के बावजूद सुरंगें समुदाय की भावना भी प्रदान करती है। भूमिगत रहने वाले कई लोगों ने एकजुट समूह बनाए हैं जो एक दूसरे की मदद करने के लिए आपसी सहयोग की पेशकश करते हैं। कुछ लोगों के लिए सुरंगें उस दुनिया से आश्रय बन गई है जिसने उन्हें पीछे छोड़ दिया था, लेकिन इसका शरीर और दिमाग पर जो प्रभाव पड़ा है वो महत्वपूर्ण है और जितने लंबे समय तक ये लोग इन स्थितियों में रहेंगे, बचना उतना ही कठिन हो जाएगा। नंबर 12, निवासियों और पर्यटकों के लिए अलग अलग कानून। लास वेगास लंबे समय से विरोधाभासों का स्थान रहा है, जहां लोगों के लिए एक समूह को नियंत्रित करने वाले नियम जरूरी नहीं है कि दूसरे समूह पर भी लागू हो जाए। ये विभाजन विशेष रूप से तब स्पष्ट होता है जब उन कानूनों और विनियमों की बात आती है जो निवासियों बनाम पर्यटकों के जीवन को केंद्रित करते हैं। पर्यटकों के लिए लास वेगास का अनुभव सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। वे शहर के मनोरंजन में शामिल हो सकते हैं। कानून अक्सर आगंतुकों के लिए एक आदर्श प्राचीन शहर का भ्रम बना रखे है कि दिशा में लेके जाता है, जिससे उन लोगों पर सख्त नियम और प्रवर्तन हो सकता है जिन्हें अवांछनीय माना जाता है। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों में बेघर होना गैर कानूनी है। ऐसे कानूनों के तहत आवारागर्दी या इधर उधर घूमना प्रतिबंधित है। स्थानीय अधिकारी अक्सर ऐसे व्यवहार करने वाले निवासियों पर कार्रवाई करते हैं, जिससे पहले से ही जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के लिए जीवन और भी कठिन हो जाता है। साथ ही समान व्यवहार करने वाले पर्यटकों के साथ अधिक उदार व्यवहार किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें स्थानीय निवासियों के बजाय आगंतुकों के रूप में देखा जाता है। निवासियों और पर्यटकों के बीच ये विभाजन लास वेगास के भीतर एक गहरे मुद्दे की ओर इशारा करता है। शहर का पर्यटकों की इच्छाओं को पूरा करने का जुनून अक्सर अपनी स्थानीय आबादी की कीमत पर निवासियों को नियंत्रित करने वाले कानूनों और आगंतुकों पर लागू नियमों के बीच विभाजन शहर में व्याप्त अंतर्निहित असमानता को उजागर करता है।